घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी होंगी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को किया राष्ट्र को समर्पित। कहा, ऊर्जा को लेकर सरकार की नीति है समावेशी और देश वन नेशन वन गैस ग्रिड के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। मुरादनगर हादसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा कदम। दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का दिया आदेश। हादसे से हुए नुकसान की भरपाई की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने का भी दिया आदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर आपत्तियों को किया खारिज। परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दिए जाने और इसके लिए भूमि उपयोग में बदलाव सहित अनेक बिंदुओं पर उठाए गए थे सवाल। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से वायु गुणवत्ता में दर्ज किया गया सुधार। न्यूनतम तापमान में हुई वृद्धि। पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में वृद्धि होने का अनुमान। दुनिया में कोरोना के कहर से 8 करोड़ 61 लाख से अधिक लोग संक्रमित। महामारी से अब तक करीब 18,60,000 लोगों की मौत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की देश में नए लॉकडाउन की घोषणा। ब्रिटेन में एक दिन में आए 58,000 से ज्यादा मामले। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में सीनेट की 2 सीटों के लिए बेहद अहम चुनाव आज। सीनेट में प्रभुत्व हासिल करने के लिए डेमोक्रेट्स को दोनों सीटें जीतना जरूरी। और खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में खेलने के लिए रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभम गिल, पृथ्वी शॉ और नवदीप सैनी को मिली अनुमति। कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल तोड़ने का लगा था इन खिलाड़ियों पर कथित आरोप। गुरुवार से शुरू होगा सिडनी में तीसरा टेस्ट मैच। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। ये योजना एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। लगभग 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड ने किया है और इसकी परिवहन क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। ये केरल के कोच्चि स्थित एलएनजी के पुनर्गैसीकरण टर्मिनल से गैस से ले जाएगी। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले होते हुए मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस ले जाएगी। परियोजना की कुल लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपए है। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा को लेकर हमारी नीति समावेशी है और देश वन नेशन वन गैस ग्रिड के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरतों में प्राकृतिक गैस की भागीदारी 6 से बढ़ाकर 15% करने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है। Our government believes in an integrated approach for energy planning. Our energy agenda is all inclusive. Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas
has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. Dedication of this Kochi-Mangaluru natural gas pipeline of GAIL is a part of our journey to move towards one nation, one gas grid. और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस पाइपलाइन से होने वाले 10 फायदों को भी गिनाया। ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। पांचवा, ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी, किसान को मदद होगी। छठा, ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी, उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी। सातवां, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। आठवां, प्रदूषण कम होने का सीधा असर होगा पर्यावरण पर। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इससे कम होगा, वो लाखों पेड़ लगाने के बाद ही हासिल हो सकता है। साथियों, नवा लाभ ये कि पर्यावरण बेहतर होने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, बीमारी पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा। 10वां, जब प्रदूषण कम होगा, हवा साफ सुथरी होगी, शहर में गैस आधारित व्यवस्थाएं होगी, तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म सेक्टर को भी इसका लाभ होगा। और पीएम मोदी ने कहा कि इस परियोजना के निर्माण के दौरान भी लोगों को रोजगार मिला और परियोजना का शुभारंभ होने के बाद भी लोगों को रोजगार के कई अवसर मुहैया होंगे। पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैन डेज का रोजगार जनरेट हुआ है। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा। फर्टिलाइजर उद्योग हो, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो, बिजली उद्योग हो, हर उद्योग इससे लाभ लेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। साथ कोरोना काल में लोगों को 12 करोड़ मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन से 21 लाख और घरों में पाइप से गैस कनेक्शन पहुंचेगी। साल 2014 तक जहां 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देश भर में थे, वहीं बीते 6 सालों में इतने ही नए कनेक्शन और दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से देश के 8 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के घर
कुकिंग गैस तो पहुंची है, साथ ही इससे एलपीजी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में मजबूत हुआ है। साथियों, एक बड़ी वजह रही कि कोरोना काल में देश में रसोई गैस की किल्लत कभी नहीं हुई। गरीब से गरीब को हम उस मुश्किल समय में करीब 12 करोड़ मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध करा पाए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए देश ने स्पीड और स्केल के साथ स्कोप भी बढ़ाया है। आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया, साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया। साथियों, भारत की नई पीढ़ी का एक अच्छा गुण है कि वो तथ्यों के आधार पर चीजों को परखती है और उसकी सफलता विफलता को तुलनात्मक रूप में भी एनालाइज करती है और हर एक बात को तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर स्वीकार करती है। पीएम ने कहा कि आज देश में बायोफ्यूल पर भी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। इथेनॉल के निर्माण पर गंभीरता से काम हो रहा है। अगले 10 साल में पेट्रोल में होने वाली इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक करने का लक्ष्य है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा महत्व दिया जा रहा है। आज देश में ही बायोफ्यूल्स पर बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। गन्ना हो या अन्य एग्रो प्रोडक्ट्स हो, इनसे इथेनॉल के निर्माण पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अगले 10 साल में पेट्रोल में होने वाली इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े सेक्टर को, इसमें जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम देशवासी को पर्याप्त, सस्ता, प्रदूषण रहित ईंधन मिले, बिजली मिले, इसके लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तटीय क्षेत्रों में समुद्र आधारित नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। केरला हो, कर्नाटका हो, साउथ इंडिया के हर राज्य में जो समंदर से सटे हैं, वहां ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर काम हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है। पूरे कोस्टल इकोसिस्टम की सुरक्षा और समृद्धि बहुत जरूरी है। मत्स्य व्यापार से जुड़े साथियों को भी सस्ते ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देना हो, इससे सामान्य मछुआरे साथी को भी लाभ हो रहा है। कुछ महीने पहले देश में 20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इसका सीधा लाभ केरला और कर्नाटका के लाखों मछुआरे साथियों को होने वाला है। और वन नेशन वन गैस ग्रिड की दिशा में आज मंगलुरु कोचीन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का शुभारंभ की शुरुआत होने जा रही है और ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, प्रधानमंत्री ने अपने इस पूरे संबोधन में जोर दिया है आने वाले समय में गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर। उस लिहाज से आज का दिन कितना अहम है और साथ ही साथ ये भी तय करता है कि आने वाले समय में इस दिशा में कई और इस तरह की परियोजनाएं सामने आएंगी। जी बिल्कुल ऋतु, और खास तौर से अगर एक जो प्रधानमंत्री की यूएसपी है
अगर किसी काम को वो एक तरह से लक्ष्य बनाकर वो सामने रखते हैं तो वो जानते हैं कि वो काम कैसे पूरा हो। और देखिए, इस तरह की परियोजनाओं के बारे में अतीत में भी सोचा गया होगा, लेकिन कभी इस तरह की परियोजनाएं समय से कंप्लीट हो, उसके जरिए लोगों को एक तरह से फायदा मिल सके, वो चीजें नहीं हो पाई। लेकिन अब ये एक मोदी सरकार की यूएसपी है कि प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट हो, प्रोजेक्ट्स का फायदा आम लोगों को मिल सके, प्रोजेक्ट में कॉस्ट एस्केलेशन न हो, तो उस लिहाज से काफी महत्व है। जहां तक दूसरा पहलू है गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर, तो इसके लिए काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। हम जानते हैं प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। साल 2014 से पहले सिर्फ 15,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन देश में बिछ पाई थी, जबकि इसकी शुरुआत 1988 में ही हो गई थी, करीब 3 दशक पहले। लेकिन बीते 5-6 वर्षों की अगर बात की जाए तो 16-17 हजार किलोमीटर से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें से 1/4 पूरा भी हो गया, जिसमें ये कोची मंगलोरी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी है। और हम जानते हैं कि खासतौर से वो क्षेत्र जो गैस पाइपलाइन से अछूते रहे थे, ईस्ट का जो पूर्वी भारत का इलाका हो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे इलाके हो, या पूर्वोत्तर भारत के ऐसे इलाके, या दक्षिण भारत, उन जो अनकनेक्टेड इलाके थे गैस पाइपलाइन से, उनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और लक्ष्य ये है कि अगले 2-3 वर्षों में इसको करीब बढ़ाकर 35,000 किलोमीटर तक कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि 400 जिलों में ये पाइप से गैस की सप्लाई हो सकेगी। ये पाइप से घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचाया जाएगा, पाइप गैस कनेक्शन, सीएनजी स्टेशंस बनाए जा सकेंगे। तो साथ ही साथ जो उद्योग धंधों के लिए भी जो है स्वच्छ ऊर्जा गैस के जरिए दी जा सकेगी। तो एक तरह से इसके जरिए गैस बेस्ड इकोनॉमी का जो सपना है वो साकार किया जा सकेगा। और उसमें एक अहम और बड़ा कदम आज हुआ, आज जो राष्ट्र को प्रधानमंत्री ने ये योजना समर्पित की है। ऋतु सुधाकर, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर विश्व के कई मुल्क इस समय काम कर रहे हैं और उनका भी लक्ष्य यही है, और कई ऐसे मुल्क हैं जो गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर ही चल रहे हैं। ऐसे में भारत का इस दिशा में आगे बढ़ना और साथ ही साथ इसका एक बड़ा असर ये भी है जो सीधे सीधे पर्यावरण पे पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज को लेकर एक भारत ने जो अपने तमाम लक्ष्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता हमेशा से वैश्विक मंच पर जताई है, उस दिशा में भी आपको लगता है कि जब भारत गैस की आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेगा तो वो मानक भी भारत धीरे धीरे करके हासिल करता चलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और खासतौर से प्रधानमंत्री इसकी बात वो करते रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा को उन्होंने ऊर्जा न्याय से, एक तरह से क्लाइमेट जस्टिस से जोड़कर देखा है, और उसी लक्ष्य के हिसाब से भारत भी काम कर रहा है। और हम जानते हैं कि COP21 का जो समझौता हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी अगर एक तरह से नेतृत्व नहीं करते तो हो सकता है कि वो उस तरह का समझौता नहीं हो पाता। अमेरिका जैसे बड़े देशों के पीछे हटने के बाद भारत ने उसकी एक तरह से कमान संभाली थी। और रिसेंट अध्ययन भी इस बात को साबित करते हैं कि भारत ने न सिर्फ कमान संभाली थी, लेकिन पर्यावरण के जो प्रति प्रतिबद्धता है वो भारत में भी दिख रही है। और एनर्जी जो नीड्स हैं भारत की, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए मोदी सरकार ने खासतौर से बीते 5-6 वर्षों में काफी बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले अगर गैस की बात की जाए तो गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ 6% से 15% करने का जो लक्ष्य है, उस ओर लगातार बढ़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज है एक तरह से जो पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। हमारा लक्ष्य, हम 175 गीगाबाइट का हमने लक्ष्य रखा था साल 2022 तक, लेकिन हम 220 गीगाबाइट तक पहुंचेंगे। मतलब अपने लक्ष्य से ज्यादा हम उसमें हासिल करने वाले हैं। 2030 तक हमने 450 गीगाबाइट का टारगेट रखा है। उसके अलावा खास तौर से जो कदम उठाए गए, चाहे सब तक हर घर तक बिजली पहुंचाने की योजना हो, या एलईडी लाइट्स के जरिए जो एक तरह से ना सिर्फ लोगों का बिजली बिल घटाने की क्रांतिकारी योजना चली, बल्कि साथ ही साथ पर्यावरण को उससे फायदा पहुंचाया गया। तो इस तरह की जो एक तरह से हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ भारत के लोगों की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो, उद्योग धंधों की जरूरतें पूरी हो, तो स्वच्छ ऊर्जा गैस एक क्लीन फ्यूल, सबसे क्लीन फॉसिल फ्यूल माना जाता है। तो इस तरह से तमाम मोर्चों पर एक तरह से कह सकते हैं बड़ा काम हुआ है। और एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ एनर्जी नीड्स को पूरा करते हुए, एनर्जी को डाइवर्सिफाई करते हुए, तो एक तरह से भारत आगे बढ़ रहा है इस दिशा में, ये कह सकते हैं। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल सुधाकर, और इसका एक बड़ा असर दिखाई दिया है किस तरह से ग्रामीण भारत की तस्वीर भी इन ऊर्जा जरूरतों के साथ पूरी की है पिछले कुछ समय में मोदी सरकार ने। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात ताजा खबर की।
मुरादनगर हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई के तहत घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश भी दिया गया है कि घटना में हुए पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से ही की जाए और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार ने डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब सितंबर में ही 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था तो चूक क्यों हुई। इसके अलावा मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, जिन परिवारों के पास आवास नहीं है उन्हें आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं लखनऊ में हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह से। रामेंद्र, सबसे पहले तो ये पूरा मामला जो है उसमें एनएसए का लगाना क्या बताता है कि क्या आधार हैं और क्या ये बताता है पूरे मामले की गंभीरता को? देखिए ऋतु, जो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को जानते हैं वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में उनका जीरो टॉलरेंस रहता है, उस पर कोई वो लाग लपेट नहीं करते और कार्रवाई करते हैं। जिस तरीके से 24 लोगों की जान गई है उसको उन्होंने कल ही कहा था कि दुखद घटना है, संवेदनाएं प्रकट की थी और ये भी कह दिया था कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। तो जाहिर है कि जो पहला फर्स्ट एक्शन लेना चाहिए सरकार को वो पहले दिन ही ले लिया था। कल उन्होंने कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को भेजा, वहाँ की रिपोर्ट तलब की, वहाँ के लोगों से बात कराई कि वास्तविक स्थिति क्या है, कैसे घटना हुई, कितने का टेंडर था। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया जाए। जो जेई और ठेकेदार हैं, ईओ की गिरफ्तारी हो गई थी, जेई की गिरफ्तारी हो गई थी, ठेकेदार की रात में गिरफ्तारी पुलिस ने की है। 5 टीमें बनाकर, दबाव बनाकर बाहर जो थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो सरकार ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस तरीके की घटनाओं को कतई टाला नहीं जाएगा। जो भी समुचित कार्रवाई है वो होगी और इससे निर्देश जाए कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो ठेकेदारी में इस तरीके घटनाएं कर रहे हैं, उनको सचेत हो जाना चाहिए। ऋतु, रामेंद्र, इस घटना में जो लोग मारे गए और ये घटना जिस तरह से सामने आई है उसके इतर भी इस घटना ने पूरी व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया है। ऐसे में किस तरह से सख्ती एहतियाती कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्रवाई के बाद भी व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर, इन लापरवाहियों को लेकर, क्योंकि तमाम जब ये इमारतें और ये इस तरह के निर्माण होते हैं तो एक पूरा सिस्टम है जो काम करता है, जो निगरानी करता है, जो उन मानकों को देखता है कि उनका सही पालन हुआ है कि नहीं। तो इस पर किस तरह से मुस्तैदी, एक इस मामले पे कार्रवाई या इसके अलावा भी कुछ और सामने आ सकता है? ऋतु, देखिए उत्तर प्रदेश को जो जानते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरे सिस्टम में घुन लग चुका था। ठेकेदार, इंजीनियर और नेता का जो गठजोड़ था वो पूरी व्यवस्था पर भारी पड़ा था। योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद इस सिस्टम को तोड़ा गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां अभी भी खामियां हैं और सरकार उन पर निगाह रख रही है। यही नहीं, जितने भी 50 लाख से अधिक से बड़े काम हैं, मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिया कि भौतिक सत्यापन डीएम और कमिश्नर करेगा। इसीलिए डीएम और कमिश्नर को नोटिस दी गई कि अगर 50 लाख से बड़ा काम था तो आपने भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया, कैसे इतनी भ्रष्टाचार हुआ। तो जाहिर है कि कहीं चूक होगी और कहीं दूसरे कारणों के कारण भ्रष्टाचार हुआ होगा। तो सरकार का स्पष्ट मत है, स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट संकेत है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों की जान गई उनके प्रति संवेदनाएं सरकार ने प्रकट की है। जिन लोगों के परिवार के पास घर नहीं, घर दिया जाएगा। परिवार के जो मृतक आश्रित परिवार है उनको 10 लाख रुपए का सहायता धनराशि दी जाएगी। लेकिन उससे जान तो वापस नहीं आती ना। जो घटना हुई वो दुखद है, इसीलिए सरकार कठोर कार्रवाई करके बताना चाहती है कि ऐसी घटना दोबारा न हो और इससे सचेत रहें लोग। बिल्कुल रामेश, शहरीकरण के दौरान कई ऐसी इमारतें बनी हैं जिसमें तमाम उन मानकों को लेकर, कानूनों के पालन को लेकर लोगों में एक चिंता है। इस पूरी घटना पे कार्रवाई से उन लोगों में एक उम्मीद बंधी होगी कि आने वाले समय पे जो लगातार उन लोगों की शिकायतें रही हैं उस पर कहीं ना कहीं सुनवाई भी जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
उच्चतम न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ आपत्तियों को खारिज कर दिया है। परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दिए जाने और इसके लिए भूमि उपयोग में बदलाव सहित अनेक बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। इससे पहले दिसंबर में केंद्र सरकार को सेंट्रल विस्टा परियोजना के भूमि पूजन आयोजन की अनुमति दे दी थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में आज क्या मुख्य बातें रही हैं, क्योंकि पर्यावरण से लेकर तमाम और मसले रहे इस पूरी पिटीशन में? जी ऋतु, यहाँ पर जो आपत्तियाँ थी, जैसा आप बता रही थी कि कई तरह की आपत्तियाँ थी, मतलब बिडिंग से लेकर के लैंड यूज़ चेंज, एनवायरमेंटल क्लियरेंस और इसके अलावा और भी कुछ आपत्तियाँ थी कि ये बहुत ही पुरानी इमारतें हैं, उसमें जिनकी हेरिटेज वैल्यू है उनको ना तोड़ा जाए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। तो इन सारी आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी खामी नहीं पाई गई है। कोर्ट की तरफ से कोर्ट ने कहा कि जो लैंड यूज़ चेंज हुआ वो कानून सम्मत था। सिर्फ एक पहलू है जिस पर बहुमत के फैसले में और जस्टिस संजीव खन्ना का जो अपना अलग से उन्होंने फैसला लिखा है उसमें कुछ अंतर है। जस्टिस खन्ना का ये कहना था कि एक हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी है, उससे भी अप्रूवल ली जानी चाहिए थी पहले ही। इस पर जो मेजॉरिटी जजमेंट है और माइनॉरिटी जजमेंट है उसमें फ़र्क है। बाकी सभी तीनों जजेस इस बात पर सहमत थे कि कहीं पर भी लैंड यूजेज को लेकर या एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को लेकर के कोई गड़बड़ी नहीं है। तो कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है पूरा जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको। और यहाँ पर कोर्ट ने पहले भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई थी और दिसंबर में ये कहा था कि आप किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना करें। केंद्र सरकार से कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे देता तब तक आप कंस्ट्रक्शन ना करें। इसके अलावा जो बाकी प्रोसेस हैं, चाहे वो शिलान्यास वगैरह हो, आधारशिला रखना हो, ये सब जारी रह सकता है। तो आज कोर्ट के फैसले के साथ ही जो एक कोर्ट ने एक तरीके से जो अंतरिम आदेश में जो एक हाथ बांध दिए थे इस प्रोजेक्ट को लेकर के, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जा सकता है और किसी भी तरह की अप्रूवल्स में जो भी सैंक्शंस लिए गए उसमें किसी भी तरह की कोई कानूनी खामी नहीं है। विकास के याचिकाकर्ताओं ने जिन जिन मसलों को उठाया उनको लेकर आज के जजमेंट के बाद क्या ये लगता है कि अभी ये मामला फिर दोबारा आ सकता है, या इस मामले पर सारे पहलुओं पर आज कोर्ट ने सुनवाई एक तरह से कर ली है? जो आप डिफरेंस भी बता रहे थे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जजमेंट का, अगर उस पहलू को भी देखें तो देखिए, इसमें रिव्यू पिटिशन वगैरह जैसे कि बाकी सब केसेस में होता है, यहाँ पर भी लोग दाखिल करेंगे, याचिकाकर्ता के पास अधिकार है, वो कर सकता है। लेकिन उससे जो प्रक्रिया चल रही है उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक बात हो रही थी कि जो ये बहुमत का फैसला है, लेकिन जो अल्पमत का जो फैसला है यानी जस्टिस संजीव खन्ना का फैसला है, उसमें भी उन्होंने सिर्फ एक इशू पर आपत्ति उठाई थी कि हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से भी इजाज़त ली जानी चाहिए थी। इसके अलावा वो बाकी चीज़ों पर सहमत हैं, चाहे वो बिडिंग प्रोसेस हो, चाहे वो लैंड यूज़ चेंज हो, चाहे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हो, और इसके लिए जो पब्लिक हियरिंग होती है एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, चाहे वो हो। तो इन सभी में जस्टिस संजीव खन्ना ने भी अपनी सहमति जताई है। तो ये एक फैसला एक तरीके से तीनों जजों ने ही ये कहा है कि किसी तरह की कोई बड़ी ऐसी कानूनी खामी नहीं है जिसके चलते इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है तो काफ़ी दलीलें दी थी केंद्र सरकार ने कि ये बहुत पुरानी इमारत है और काफ़ी स्ट्रेस में है, जिस तरह से पिछले दशकों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सांसदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जब नया सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन वगैरह होगा तो ये पूरे जो नए सांसदों की संख्या होगी उसके हिसाब से अपर्याप्त होगी सिटिंग कैपेसिटी। इसके अलावा बहुत सारे सरकारी विभाग हैं जो किराए की बिल्डिंग्स में, किराए की इमारतों में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को बहुत सारा जो निधि है वो उसमें खर्च होती है। तो इन सारे ऑफिसेस को भी अकोमोडेट किया जाएगा इस नए प्रोजेक्ट में। तो कुल मिलाकर ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ये जो संसद की पुरानी बिल्डिंग है उसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है और उस पर बहुत ज़्यादा वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है, और अगर उस पर आगे भी इसी तरह से उसमें कामकाज चलता रहा तो इमारत को ख़तरा भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आपत्तियों का सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रिया विकास। देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में पिछले 2 दिनों से बरसात का माहौल चल रहा है। राजधानी दिल्ली के पश्चिमी, उत्तरी और मध्य दिल्ली में आज सुबह मध्यम से हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा की तरफ से नए बादलों के कारण आज सुबह बारिश हुई, जिस कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
इस बीच दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला में आज सुबह 8:30 बजे का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पालम में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तरह पिछले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली और इससे सटे आसपास के इलाकों में अगले 2 घंटों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने हरियाणा के पानीपत, झांसी, तोशाम, चरखी, दादरी, कोसली, मेहम, रोहतक और गन्नौर में गरज के साथ मध्यम तीव्रता की बारिश के आसार जताए हैं। वहीं हरियाणा के ही नरवाना, राजौद, असंध, जींद, सिवनी, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा राजस्थान के लोहारू, सादुलपुर, मध्य प्रदेश के शामली, कांधला और बरौत के अलावा उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में अगले 2 घंटों में बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी भारत में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया है। भारत के मैदानी इलाकों में जारी ठंड के बीच आज सुबह के समय कोहरा छाए रहने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। लोगों ने शीतलहर से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़े का सहारा लिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्से में ताजा बर्फबारी हुई है। पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश और हिमपात का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में हुई भारी बर्फबारी के कारण डल झील के चारों तरफ बर्फ की चादर जम गई है। बारिश और बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। वहीं श्रीनगर लेह और मुगल रोड पहले ही बंद पड़ा है। लगातार बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। श्रीनगर में बाहर से आए पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। वहीं डोडा में भी बर्फबारी हुई है। इसके अलावा कश्मीर घाटी, लेह और लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन की स्थिति के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर और सभी जिलों के बीच की सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक अभी कई स्थानों पर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हल्की से भारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा और ये 6 जनवरी दोपहर बाद मौसम में सुधार होने की संभावना है। और मौसम के मिजाज पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अजय विक्रम सिंह से। अजय, मौसम जिस तरीके से बदल रहा है और खासकर पर्वतीय इलाकों में जो बदलाव हो रहा है उसका एक असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश ने जहां एक तरफ प्रदूषण को कम करा है वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़ा हुआ है, तो इसलिए लोगों को थोड़ी राहत दिख रही है। जी बिल्कुल ऋतु, अभी मौसम विभाग के मुताबिक आगे आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह से बारिश होती रहेगी। हालांकि जो मौसम विभाग ने बताया है वो येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट ही दिया है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है, लेकिन अभी दिल्ली में आज सुबह से भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसपास के एनसीआर के इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। जब बारिश होती है ऋतु, तो जैसा हम सब जानते हैं तापमान बढ़ता है। इसकी वजह ये होती है कि बादल जब घिर जाते हैं तो जो अर्थ की गर्मी है, धरती की गर्मी, वो यही रह जाती है। इसलिए तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होती है। 2 डिग्री की बढ़ोतरी पिछले 2 दिनों के मुकाबले हम कहें तो अभी हुई है। इस लिहाज से अभी गर्मी में राहत ठंड में राहत थोड़ी जरूर दिख रही है। लेकिन जब ये बारिश खत्म होगी 8 तारीख तक, 7 से 8 तारीख तक बारिश रुकने की संभावना है, तो उसके बाद जब मौसम शुष्क होगा तब फिर शीतलहरी का प्रकोप आने की संभावना है, मौसम विभाग का यह भी कहना है। तो इस लिहाज से मौसम अभी चूंकि ठंड है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ठंड जरूर लग रही है, लेकिन अभी उतनी ठंड नहीं है। लेकिन जब बारिश रुकेगी तो ठंड बढ़ेगी। दूसरी बात जो आपने कही, निश्चित तौर पर बारिश होने की वजह से जो प्रदूषण के कण हैं वो धुल कर जमीन पर आ जाते हैं। इस वजह से प्रदूषण भी कम हुआ है। बिल्कुल एवी, 7-8 तारीख के बाद ठंड का एक जो दूसरा दौर होगा यानी शीतलहर होगी, उससे भी खुद को बचाना है और उसके लिए तैयार भी रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय विक्रम इस पूरी जानकारी के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में पहला और विश्व का 7वां CEPI द्वारा मान्यता प्राप्त बायोइस लैब का डीबीटी और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के लिए SNT
सॉल्यूशंस का ई बुक भी लॉन्च किया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ अपने देश के लिए वैक्सीन को विकसित नहीं किया, बल्कि हमने पड़ोसी देशों को भी रिसर्च और ट्रायल के लिए मदद की। वैक्सीन से जुड़े हुए जितने विषय हैं उनमें खाली हम वैक्सीन को यहाँ हमने विकसित नहीं किया, हम वैक्सीन के बारे में अपने दूसरे आसपास के देशों को, हम वहाँ पर ट्रायल्स कैसे होंगे, वहाँ पर ट्रायल्स को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पर ट्रायल्स को हर प्रकार से हेल्प करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। और आज हमारे कई पड़ोसी देशों में जो है वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स इत्यादि हो पा रहे हैं, वो इस वजह से हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो उन ट्रायल्स वगैरह को जो है सारे सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए ट्रेनिंग दे रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग आज से 6 महीने पहले ही कर चुका है। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जिसने कोरोना वायरस को आइसोलेट किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप को भी आइसोलेट करने में सफलता पाई है। हम लोगों ने उसी दौरान आज से 6 महीना पहले हमारी साइंस की बायोटेक्नोलॉजी की लेबोरेटरीज में, CSIR की लेबोरेटरीज में, ICMR की लेबोरेटरीज में, हमने सब जगह पे वायरस की उस जमाने में जीनोम सीक्वेंसिंग सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से शुरू की। तब तो ऐसा नहीं था कि हमें पता था कि दिसंबर के महीने में कोई वायरस जो है वो इंग्लैंड के अंदर म्यूटेशन इस प्रकार का करेगा जो तेजी से ट्रांसमिशन होगा, लेकिन हमारा यानी रिसर्च का कंपोनेंट भी लगातार हमारा स्ट्रेंथन रहा। और हमने खाली वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं, अपितु हम सब जानते हैं कि वायरस को सबसे पहले दुनिया में 4-5 देश जिन्होंने आइसोलेट किया उसमें भारत था और ICMR ने आइसोलेट किया। और अभी हमने ये भी देखा कि अभी जो म्यूटेशन वाला वायरस है इसको भी हमारा देश आइसोलेट कर चुका है। और देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 99,75,958 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में रिकवरी रेट 96.32% हो गई है। मृत्यु दर की बात करें तो कोविड के कारण मौत की दर 1.45% है। पिछले 24 घंटों में 29,051 मरीज स्वस्थ हुए हैं, 91 मरीज स्वस्थ हुए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार 4 जनवरी तक कोरोना के कुल 17,65,31,997 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 8,96,236 सैंपल कल टेस्ट किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज गणितीय विज्ञान संस्थान IMSC चेन्नई में एक आवासीय भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने परिसर में वृक्षारोपण किया और साथ ही IMSC पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने बहुत ही कम समय में कोविड-19 का टीका विकसित कर दिखा दिया है कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के हर तत्व में कुछ खास है, हमें बस उस प्रतिभा को पहचानने, प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की जरूरत है। There is no dearth of talent in India. This land, this soil, this water, this air, this civilization has something special. There is inherent knowledge. What you need to do is identify, encourage, and promote. Then you will. That's how it explains about the Indian companies coming out with this vaccination in such a short span of time. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के दौरे पर हैं। कल शाम गांधीनगर में पार्टी कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों के समूह को संबोधित भी किया। उन्होंने आज भाजपा अध्यक्ष कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष का गुजरात दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में जल्दी ही निकाय चुनाव संभावित हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। वे 7 जनवरी तक श्रीलंका के राजनीतिक नेतृत्व से विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और अपने समकक्ष दिनेश गुणवर्धने के साथ मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के जरिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती आएगी। वार्ता के प्रमुख मुद्दों में एक कोरोना वायरस और उसके खिलाफ वैक्सीन भी रहेगा। भारत ने भरोसा दिलाया है कि वह प्राथमिकता के आधार पर अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन मुहैया कराएगा। मुंबई का वर्ली सी फेस पर इन दिनों एक नया आकर्षण देखा जा सकता है। यहाँ एलईडी लाइट्स वाला एक नया ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है, जिसे काफी दूर से भी देखा जा सकता है। वाहन चालक दूर से ही इस ट्रैफिक सिग्नल को देखकर वाहन की गति में सहज बदलाव कर सकते हैं, जिससे पैदल यात्रियों का सड़क पर चलना अधिक सुरक्षित हो गया है। ये ट्रैफिक सिग्नल शहर में अपनी तरह का पहला सिग्नल है और इस तरह के और सिग्नल जल्दी ही अन्य स्थानों पर लगाए जाएंगे। मुंबई में एक अनोखा प्रोजेक्ट लाया गया है। मुंबई के वर्ली सी फेस इलाके में हैं हम, और अगर आप ट्रैफिक सिग्नल देखें यहाँ पर, तो जो पूरा पोल होता है उस पर एलईडी लाइट्स की हेल्प से पूरे पोल को ही सिग्नल में टर्न कर दिया गया है। इससे जो पेडेस्ट्रियंस हैं, रोड क्रॉस करने वाले लोग जो हैं, उनके लिए भी ये सावधानी का एक तरीके से रिजल्ट कर रहा है। और उसके अलावा ये खूबसूरत भी दिख रहा है। यहाँ पर वर्ली सी फेस के इलाके पे एलईडी पोल की वजह से काफ़ी रोशनी यहाँ पर ज़रूर आई है, और जो लोकल्स हैं, जो वॉकर्स हैं यहाँ पर, वो भी काफ़ी खुश हैं इस एलईडी पोल सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल को देख के। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल का मुंबई के पूरे शहर में लगाया जा सकता है। जो एलईडी लाइट्स लगाई गई है वो काफ़ी चैलेंजिंग काम था, क्योंकि सारे बेंड करके एलईडी लाइट्स लगाने पड़े थे यहाँ पर। लोकल्स की माने तो ये सिग्नल जो था वो काफ़ी डेड सिग्नल था, लोग यहाँ पर रुकते नहीं थे, गाड़ी वाले रुकते नहीं थे। लेकिन अब जो ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी दूर से समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब इन्हें रुकने का समय आ गया है, ताकि पेडेस्ट्रियंस रोड जो है वो क्रॉस आराम से कर सकें। कैमरा पर्सन किरण ब्राह्मणे के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। तो मुंबई की रात की जिंदगी का एक नई रोशनी के तौर पर एक नया रूप दिखाई दिया है। और अब आइए देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरों को। और हमारे साथी सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं तमाम खबरों के साथ। जी अभिषेक, क्या खबरें आज? शुक्रिया ऋतु। और आज की जो खबरें हैं बाजार जगत की, उसमें व्यापार के जो विभिन्न पहलू हैं, बाजार हो, कच्चा तेल हो या सोने चांदी का भाव कैसा है, मैं सब कुछ बताऊंगा। शुरुआत करते हैं आज की बाजार की गतिविधियां कैसे रही हैं। अमेरिकी बाजारों के साथ अन्य एशियाई बाजारों में गिरावट के चलते घरेलू बाजार की शुरुआती काफ़ी कमज़ोर हुई है। फिलहाल सेंसेक्स 100 अंक के ऊपर करीब 48,270 पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर निफ्टी इंडेक्स भी मामूली बढ़त के साथ 14,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सुबह सेंसेक्स में करीब 139 अंक की गिरावट देखी गई थी और 48,037 पर, और निफ्टी 57 अंक ऊपर 14,075 पर खुला था। आज एशिया बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 138 अंकों की गिरावट के साथ 27,334 पर कारोबार कर रहा है। जापान का निक्केई इंडेक्स 135 अंक पर नीचे होकर 27,123 पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी सपाट बना हुआ और 3,501 पर कारोबार कर रहा है। घरेलू शेयर बाजारों की नरम शुरुआत के चलते रुपये में भी गिरावट देखी गई है। बाजार में रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। यह 73 रुपये 2 पैसे प्रति डॉलर पर खुला और 73 रुपये 15 पैसे प्रति डॉलर के स्तर तक गिर गया। ये पिछले दिन के मुकाबले 13 पैसे की गिरावट है। सोमवार को रुपया 9 पैसे की मजबूती के साथ 4 महीने के उच्चतम स्तर 73 रुपये 2 पैसे प्रति डॉलर पर काम कर रहा था। अधिकांश एशियाई मुद्राएं डॉलर के मुकाबले स्थिर रही हैं। रुपये के मुकाबले डॉलर में कमजोरी आने से सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है और सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में 877 रुपये का उछाल दर्ज किया गया, जबकि चांदी के भाव में 2012 रुपये प्रति किलो का उछाल देखा गया। सोने के भाव 50,619 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले गए, जबकि 69,454 रुपये प्रति किलो पर चांदी का भाव रहा। बता दें कि इससे पहले कारोबारी सत्र में सोने के भाव 49,742 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए थे।
जबकि इससे पिछले कारोबारी सत्र में चांदी के भाव 67,442 रुपये प्रति किलो पर बोले गए थे। कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने से वायदा कारोबार में कच्चा तेल की कीमतों में तेजी आई है। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का भाव 2% की तेजी के साथ $49.50 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जबकि ब्रेंट क्रूड का भाव 2.26% की तेजी के साथ 52.97 यानी करीब $53 प्रति बैरल के स्तर पर स्थिर था। बिजनेस से जुड़ी खबरों में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए वापस आपको ले चलते हैं ऋतु के पास। शुक्रिया अभिषेक इन तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए भारत निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक होने के नाते भारत इस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम है। अगर हम मिलकर काम करते हैं तो प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन को सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया में कोरोना के कहर से 8 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 18,59,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दुनिया में कोरोना से अमेरिका सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित है, जहां कोरोना से 2 करोड़ 13 लाख 25,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 3,61,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो उधर ब्राजील में 77,54,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,96,000 से अधिक लोगों की ब्राजील में इस महामारी से मौत हो गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कोविड जांच स्थलों पर लोगों की भीड़ जारी है। कोरोना वायरस के नए रूप के प्रसार ने राज्य की स्वास्थ्य देखभाल सेवा को प्रभावित किया है। सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर राज्य के कड़े नियंत्रण के बाद भी कैलिफोर्निया में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया में अस्पतालों में आईसीयू बेड की कमी और अस्पताल कर्मियों की अनुपलब्धता के बाद नेशनल गार्ड के सदस्य अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने कहा है कि पिछले 14 दिनों में 4,000 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने आगाह किया कि आगे आने वाले दिनों में स्थिति और विकट हो सकती है। न्यूसोम ने कहा कि एक मध्यस्थ के साथ जटिलताओं के कारण मॉडर्ना वैक्सीन के वितरण में परेशानी हो रही है, जबकि फाइजर वैक्सीन का वितरण आसान था। तो वहीं अमेरिका में दूसरी तरफ राजनीति में राष्ट्रपति चुनाव का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में आज 2 सीनेट सीटों के लिए दोबारा चुनाव होने जा रहा है, जो सीनेट में बहुमत को तय करेगा। ये चुनाव सीनेट रन ऑफ कहलाता है। रन ऑफ में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डेविड प्यूर और केली लॉफलर उम्मीदवार हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी से जॉन ओसोफ और रफाल वर्नॉक उम्मीदवार हैं। अमेरिकी सीनेट में 100 सीटें हैं। इस समय रिपब्लिकन पार्टी के पास 50 और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 46 सीटें हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय सदस्य हैं, लेकिन दोनों निर्दलीय सदस्य डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन करते हैं। जो बाइडेन अपने कार्यकाल में कितना काम कर पाएंगे, ये इस चुनाव पर निर्भर करता है। कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है, लेकिन अगर बाइडेन प्रशासन को कोई बिल पास कराना है तो सीनेट की मंजूरी भी चाहिए होगी। अगर रिपब्लिकन ये चुनाव जीतते हैं
तो सीनेट में उनके पास बहुमत होगा और बाइडेन के लिए यहां बिल पास कराना मुश्किल होगा। अगर डेमोक्रेट से दोनों रन ऑफ सीट जीत जाते हैं तो सीनेट में दोनों पार्टियों के पास 50-50 सीटें होंगी। इस स्थिति में टाई ब्रेकर वोट सीनेट का अध्यक्ष करेगा, जो कि बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस होंगी। 3 नवंबर को भी जॉर्जिया में चुनाव हुआ था, लेकिन जॉर्जिया के कानून के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को बहुमत यानी 50% वोट नहीं मिले थे और इसलिए रन ऑफ की जरूरत पड़ी। और आइए अब मिड डे प्राइम में खेल जगत की खबरें देखते हैं। और खेल के मैदान से खबरों को समेट कर आई हैं हमारी सहयोगी सुचित्रा हमारे साथ। जी सुचित्रा, क्या खबरें हैं आज खेल जगत से? शुक्रिया ऋतु। शुरुआत करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई कुछ खबरों के साथ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार से सिडनी में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए 5 भारतीय खिलाड़ियों रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और नवदीप सैनी को खेलने की मंजूरी दे दी गई है। इन सभी खिलाड़ियों पर बायो बबल यानी खिलाड़ियों को कोरोना से बचाने के लिए बनाए गए सीमित वातावरण को तोड़ने का कथित आरोप था। इस घटना की जांच के बाद 5 खिलाड़ियों को सिडनी टेस्ट में हिस्सा लेने की मंजूरी मिल गई है। भारतीय बल्लेबाज लोकेश राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले 2 टेस्ट से बाहर हो गए हैं। सलामी बल्लेबाज, मध्यक्रम बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपिंग का भी विकल्प देने वाले राहुल को अब तक टेस्ट सीरीज में मौका नहीं मिला था। बीसीसीआई ने राहुल की चोट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अभ्यास सत्र के दौरान बल्लेबाजी करते हुए राहुल को बाई कलाई में चोट लग गई। राहुल को इस चोट से पूरी तरह उबरने के लिए कम से कम 3 हफ्ते का समय लगेगा। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लेंगर ने लगभग पुष्टि कर दी है कि डेविड वार्नर भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में खेलेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब तक एक भी टेस्ट न खेलने वाले विल पुकोस्की कंकशन प्रोटोकॉल पूरा करने के बाद चयन के लिए उपलब्ध है। वार्नर ग्रोइन स्ट्रेन के चलते पहले 2 टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। पिछले हफ्ते ही वार्नर ने कहा था कि तीसरे टेस्ट के लिए उनके पूरी तरह फिट होने की कम उम्मीद है। हालांकि लेंगर ने कहा है कि वार्नर के सिडनी में खेलने की काफी उम्मीद है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कल शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया। वर्तमान में देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 5 का प्रबंधन रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाता है। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला स्पोर्ट्स स्कूल है। अब सरकार इस स्कूल के खेल से जुड़े प्रतिभाशाली छात्रों के रहने, खाने, शिक्षा खर्च, प्रतियोगिताओं में भागीदारी, बीमा एवं चिकित्सा, खेल संबंधी प्रशिक्षण एवं सहायता, प्रशिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों के वेतन, खेल उपकरण और अन्य संबद्ध कार्यों का खर्च वहन करेगी। आज फुटबॉल की इंग्लिश प्रीमियर लीग में खिताब की दौड़ में सबसे आगे चल रही लिवरपूल को कल हार का सामना करना पड़ा। कल खेले गए मैच में साउथहैम्पटन ने उलटफेर करते हुए लिवरपूल को 1-0 से हरा दिया। साउथहैम्पटन की तरफ से एकमात्र गोल डैनी इंग्स ने खेल के दूसरे मिनट में किया। इसके बाद मैच में और कोई गोल देखने को नहीं मिला। साउथहैम्पटन की मजबूत रक्षा पंक्ति के आगे लिवरपूल के फॉरवर्ड बेबस नजर आए और उन्हें हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद लिवरपूल के खिताब की रक्षा के अभियान को झटका लगा है और लिवरपूल को हराने वाली साउथहैम्पटन के मैनेजर राल्फ मैच खत्म होते ही काफी भावुक हो गए। साउथहैम्पटन के डिफेंस ने मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए लिवरपूल को गोल नहीं करने दिया। मैच खत्म होते ही राल्फ घुटनों के बल बैठ गए और रोने लगे और लिवरपूल के मैनेजर यर्गन क्लॉप उन्हें सांत्वना देते नजर आए। तो ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। जेम्स बॉन्ड की फिल्म अ व्यू टू किल की अभिनेत्री तान्या रॉबर्ट्स के निधन की खबरों पर चल रही अफवाहों पर आज पूरी तरह से विराम लग गया। रॉबर्ट्स के प्रवक्ता माइक पिंगल ने उनके जिंदा होने की पुष्टि करते हुए कहा कि एक गलतफहमी के चलते उनके निधन की खबर दी गई थी। तान्या ने 1975 में फिल्म फोर्स्ड एंट्री से अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने
फिंगर्स, टूरिस्ट ट्रैप, कैलिफोर्निया और ड्रीमिंग जैसी फिल्मों में अपना शानदार अभिनय पेश किया था। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीजी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हमें क्या कमी है? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर व्हाट टू डू? व्हाट टू